दोस्तों आज हम लेके आए हैं गुप्त काल के वो सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आए गए हैं, पूछे गए हैं और आगे भी उनको आने की पूरी संभावना है। और इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। आप किसी भी परीक्षा आप एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट लेवल की परीक्षा देने जाते हैं तो आपको इससे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो गुप्त काल है ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो समय समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं शुरू करूँगा। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्त काल से जो भी संबंधित हैं वो सारे क्वेश्चंस आज आपको कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन सा था जो महान खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। किस शासन के दौरान थे? गुप्त शासन के दौरान। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। तो जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी और दरबारी भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृत। संस्कृत गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है जिसको, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेहरौली दिल्ली, जो मेहरौली दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो जो दिल्ली में मेहरौली में लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4th सदी ईस्वी में। कब हुआ था? 4th सदी ईस्वी में मेहरौली दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कालिदास की ऐसी कौन सी कृति है जिसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है। तो किस युग में सबसे पहले दशमलव प्रणाली आविष्कार किया गया था? तो ये किया गया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त युग। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है और इसने अपने कुछ चित्र इस तरीके से प्रस्तुत किए थे जिसमें ये वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। इसको कला और इसका म्यूजिक का बहुत ही शौक था। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कहोम स्तंभलेख। कहोम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त को ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर का निर्माण करने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो किसने मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से। किस लिए मांगी थी? बुद्ध के मंदिर का निर्माण करने के लिए। किस जगह पे? तो ये मांगी थी बोधगया में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया। किस स्थान के लिए मांगी थी? बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था गुप्त काल में। सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये सिक्के कहलाते थे ऑप्शन बी रूपक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो कौन सा ऐसा गुप्त वंश का शासक था जिसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भगवान विष्णु। विष्णु गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो ये दिए थे गुप्त वंश के शासकों ने। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र था क्या? उज्जैन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन। अगला क्वेश्चन हमारा, इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? भारत का नेपोलियन किसको कहकर पुकारा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? किसने रोका था हूणों को भारत पर आक्रमण करने से? तो ये रोका था स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का राजा था। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयाग। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियां पुरुषों के बराबर थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्त काल में स्त्रियां पुरुषों के बराबर थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो जैसा कभी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था हमने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन हमारा, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों अजंता कलाकृतियाँ जो हैं वो संबंधित हैं